वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा, लोगों को तय करना चाहिए कि विदेश में शांति चाहते हैं या अशांति। आंबेडकर ने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर भी सवाल उठाया है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बनाए गए बौद्ध मठ किधर गए, ये सवाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है। हिंदू आणि मुस्लिम नाही, मी असं म्हटलं होतं की जे एकमेकाच्या धर्माचा आदर करतात। हिंदूंमधला एक वर्ग असा आहे की तो पीराला चादर चढवायला जातो आणि मुसलमानांमधला एक वर्ग असा आहे की तो पंढरीच्या यात्रेत सुद्धा सहभागी होतो। हा जो मानवतावादी वर्ग आहे दोन्ही समाजातला, त्यांनी ह्या देशाचं व्यवस्था आता आपल्या ताब्यात घ्यायला किंवा ह्या विचाराच्या लोकांनी देशाची व्यवस्था ताबा घ्यायला घेतली पाहिजे, तरच शांतता नांदेल। नाही तर आमची संख्या फार मोठी आहे। यांना माझं असणारं एकच उत्तर आहे की काश्मीरमधला 3.5 जिल्हे हे पूर्ण केंद्र शासन राज्य शासन यांना 1980 पासून हलवून बसलेले आहेत आणि मार्ग निघाला नाही अशी परिस्थिती। हायकोर्टामध्ये, सुप्रीम कोर्टामध्ये आणि त्याच्याचबरोबर लोअर ज्युडिशरीमध्ये अनेक जजेस आहेत की त्यांच्या असणाऱ्या व्यक्तिगत प्रॉपर्टीज आहेत। आता एकाने इतिहासकालीन रेकॉर्ड काढून ही जागा माझ्या पंजाची होती आणि म्हणून मी त्याचा वारसदार आहे असं जर ॲप्लिकेशन केलं तर कोर्ट एंटरटेन करणार का, याचा खुलासा झाला पाहिजे चीफ जस्टिसकडून, सुप्रीम कोर्टाच्या, हायकोर्टाच्या चीफ जस्टिसकडून किंवा जिल्हा सत्र न्यायालयाचे जे प्रमुख आहेत त्यांनी असं द्यावा। म्हणजे अनेक पिटिशन्स यायला सुरुवात होईल आणि कोर्टाला काम नसेल तर काम अधिक मिळेल अशी परिस्थिती आहे। राष्ट्रवादीच्या काही मंत्र्यांनी आणि काही कार्यकर्त्यांनी जातीवादी ब्राह्मण समाजाच्या विरोधात वक्तव्य केलं आणि केतकी हे प्रकरण त्याच्यामध्ये भर पडलं असं मी त्या ठिकाणी मानतो। सोशल मीडियावरती पूर्णपणे शरद पवार अँटी ब्राह्मण आहेत असं त्यांना रंगवण्यात आलेलं आहे आणि त्यांनी मी असा नाही हे सिद्ध करण्यासाठी ब्राह्मण समाजाची मीटिंग बोलवली आणि काही जणांनी त्याच्यावरती बहिष्कार घातला। आता बहिष्कार का घातला त्याचं उत्तर तेच देतील। शरद पवारांनी ही बैठक का बोलवली याचं उत्तर शरद पवारच देतील, मी काय देणार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या जाएंगे। इसी पर बीजेपी नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने नाना पटोले की आलोचना की है। बोंडे ने कहा, ये बड़े हर्ष की बात है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले अपने कार्यकर्ताओं के साथ भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम करने जा रहे हैं, जबकि नाना अब अयोध्या जा रहे हैं तो उन्हें काशी में भगवान विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए शिवलिंग के दर्शन करने की सलाह बोंडे ने दी है। नाना चेल्या चपाटांच्या सोबत अयोध्येला जाणार आहे, आनंदाची गोष्ट आहे। पण नानाला जे सुचलं ते काँग्रेसच्या राहुल गांधींना नाही सुचलं, सोनियाजींना नाही सुचलं, प्रियंका गांधींना नाही सुचलं। कदाचित नाना काही वर्षापर्यंत भारतीय जनता पक्षामध्ये होते आणि त्यामुळं नानाला अयोध्येला जावंसं वाटतंय, आनंदाची गोष्ट आहे। परंतु नानांना माझी विनंती आहे की अयोध्येनंतर ताबडतोब काशीलाही जा आणि तिथे काशी विश्वनाथाचा अतिशय सुंदर कॉरिडॉर पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी साकारला आहे, तिथेही दर्शन घ्या। आणि आत्ताच ज्ञानव्यापी मस्जिदीमध्ये शिवलिंगसुद्धा सापडलं आहे, त्याचं पण दर्शन घ्या। जवळच मथुरेला प्रभू श्रीकृष्णांचं जन्मस्थान आहे आणि त्या जन्मस्थानाच्या जवळच्या मस्जिदीमध्ये सुद्धा सर्व लोकांचं म्हणणं आहे की तिथे हिंदू देवदेवतांची, कमळाचे, दिव्याचे चित्र साकारलेले आहे, मूर्त्या आहेत आणि म्हणून तिथेही दर्शन घ्यायला जा। खरं म्हणजे परकीय आक्रमकांनी, मुस्लिम आक्रमकांनी अत्याचार केले आणि हे तिन्ही मानबिंदू भारतीयांचे, इथले मंदिरं तोडले, मस्जिदी निर्माण केल्या,
परंतु त्या जागेवर मस्जिदी निर्माण करताना मूर्ती तशाच ठेवल्या. आणि म्हणून आता लोकांची भावना आहे की आत्मगौरवासाठी या तिन्ही ठिकाणी मंदिरं निर्माण झाले पाहिजे. कारसेवकांनी बाबरी मस्जिद पाडली, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आणि आता प्रभू श्रीरामाचं मंदिर तिथं निर्माण होते. कपिल सिब्बलनी खूप विरोध केला काँग्रेसच्या, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आणि प्रभू श्रीरामाचं मंदिर होत आहे, म्हणून नाना तुम्ही जाऊ शकताय. आज लोकांची भावना आहे आत्मगौरवासाठी की ज्ञानव्यापी मस्जिदी दूर करा, मथुरेची मस्जिद दूर करा आणि तिथे भव्य विश्वनाथाचं मंदिर, प्रभू श्रीकृष्णाचं मंदिर निर्माण करा. आणि ही मस्जिद दूर करण्याची मागणी नाना तुम्ही करा लोकांसाठी, करोडो जनतेसाठी. आणि तुम्ही करतही नसाल तरी पण लोकांची भावना आहे तर ती होणारच. तुम्ही आणि तुमची काँग्रेसची पिलावळ सुद्धा हे रोखू शकणार नाही. पेट्रोल की बढ़ती कीमत की वजह से अब ई बाइक का चलन बढ़ गया है, लेकिन कुछ लोग आरटीओ पासिंग के बगैर ही ई बाइक चला रहे हैं. ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अमरावती में आरटीओ ने कार्रवाई शुरू कर दी है. आरटीओ पासिंग नहीं होने पर वाहन जब्त किया जाएगा, साथ ही अनधिकृत ई बाइक विक्रेता पर भी कार्रवाई होगी. पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बाइक बाजार में आई है, लेकिन बहुत से लोग आरटीओ में रजिस्ट्रेशन किए बगैर ही बाइक चला रहे हैं. दरअसल 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चलने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. इसीलिए अब रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले ई बाइक अब आरटीओ जब्त कर लेगी. शहर में केवल 6 ई बाइक डीलर आरटीओ की अनुमति के साथ हैं और लगभग 15 से 20 डीलर अनधिकृत है. इस तरह वेंडर भी आरटीओ के रडार पर है, उनकी बाइक भी जब्त की जाएगी. ये कार्रवाई सोमवार से शुरू हो जाएगी. पर्यावरण के अनुकूल नीति को लागू करने की दृष्टि से सरकार ने 2011 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है. हालांकि पिछले एक साल में ई बाइक की संख्या में इजाफा हुआ है. इस बीच 250 वैट से कम और 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति वाले वाहनों को आरटीओ के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है. यदि बैटरी की गति 25 से अधिक है और क्षमता 250 वैट से अधिक है तो आरटीओ संबंधित वाहन के केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार उनसे प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर वाहनों का पंजीकरण करेगा. साथ ही ऐसे वाहनों को पंजीकरण शुल्क से छूट दी गई है. हालांकि पिछले कुछ दिनों में शहर और जिले में कुछ ऐसी ई बाइक बिक रही है जिनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है. आरटीओ के सर्वेक्षण से पता चला है कि कुछ ई बाइक में एक ही बटन के साथ समान गति बढ़ाने वाला सिस्टम है और साथ ही 50 से 60 घंटे की गति है. ऐसे अवैध परिवर्तन कर वाहनों की बिक्री से हादसों का खतरा बढ़ गया है. साथ ही वाहन में आग लग सकती है और गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती है. इसीलिए ई बाइक केवल उन्हीं विक्रेताओं से खरीदी जानी चाहिए जिनके पास परिवहन आयुक्त से अनुमति जरूरी है. अमरावती में अब तक 1121 ई बाइक का पंजीयन हो चुका है. 250 वॅटपेक्षा त्याची बॅटरीची कॅपॅसिटी जास्त आहे किंवा जे 25 किलोमीटर तासी वेगापेक्षा जास्त धावू शकतात, तर अशा गाड्यांना नोंदणीची आवश्यकता आहे. असे जे टू व्हीलर्स आहेत ते आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये 1088 टू व्हीलर्स नोंदणी झालेली आहे. ते सर्व कायदेशीर वाहनांची नोंदणी झालेली आहे. परंतु याच्यामध्ये काही निदर्शनास अशा काही बाबी आलेल्या आहेत की त्या वाहनामध्ये 250 तर पेक्षा कमी कॅपॅसिटी असे दर्शवले जाते, परंतु ॲक्च्युअल त्याची बॅटरीची कॅपॅसिटी जास्त असते. त्या लिथियम आयनच्या बॅटरीज ज्या असायला पाहिजे त्याच्याऐवजी सबस्टँडर्ड बॅटरी असण्याची शक्यता आहे आणि त्याच्यातून असे जे स्फोट्स वगैरे घडण्यासारखे प्रकार होण्याची शक्यता आहे. तर या निमित्ताने मी असे सर्व नागरिकांनाही विनंती करतो की त्यांनी अशा गाड्या खरेदी करू नये. गाडी खरेदी करताना याची दक्षता घ्यावी की ती म्हणजे त्या मान्यताप्राप्तच असली पाहिजे. ते ज्या डीलरकडून आपण गाडी घेतोय तर तो मान्यताप्राप्तच असले पाहिजे. म्हणजे ARA संस्था किंवा आमच्या परिवहन आयुक्तांची परवानगी असली पाहिजे ही खात्री करावी. सोमवार से आरटीओ अवैध और अपंजीकृत ई बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा. आरटीओ की अनुमति के बिना अवैध ई बाइक बेचने वाले विक्रेताओं की तलाश शुरू कर दी गई है.
अमरावती में मस्जिद परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से एकता का संदेश देते हुए जमाते इस्लामी हिंद जाति धर्म के बंधन को तोड़ा है। मस्जिद परिचय कार्यक्रम में सभी धर्म के बंधु शामिल हुए। जमाते इस्लामी हिंद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने मस्जिद से नमाज अदा करने से लेकर धार्मिक महत्व को समझने का अवसर मिला। पिछले कुछ दिनों से धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में लोगों को गलतफहमी को दूर करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज के सभी सदस्यों को सीधे मस्जिद जाकर देखने और सवाल पूछने का मौका दिया गया। राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक सलोखा आणि ईद मिलनाच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कुठेतरी शांती, प्रेम आणि समतेचा जो संदेश आहे, जो इस्लामचा संदेश आहे, तो सर्वांपर्यंत पोहोचावा। सर्व लोक इथं आले आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे हा सोहळा पार पडला। या माध्यमातून आम्ही असं करतो की सर्वांनी यावं, प्रत्यक्ष दर्शन करावं, मशिदीमध्ये पाहावं, बसावं इथं आणि सर्वांनी मिळून मशिदीमध्ये काय होतंय जेव्हा स्वतः त्याची प्रचिती घ्याल, त्याचा फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स अनुभव तुम्ही घेता, तेव्हा ती गोष्टच काही वेगळी असते। तर हा प्रयत्न, आजचा जो प्रयत्न होता हा असाच होता की जे काही गैरसमज पसरवले जातात जाणून बुजून ते गैरसमज देखील या माध्यमातून दूर व्हावे। मुस्लिम समुदाय के बारे में सामाजिक एकता का संदेश देने और गलत धारणाओं को दूर करने के साथ साथ इस्लाम और मुस्लिम धर्म से जुड़े सवालों के जवाब देने का भी प्रयास किया गया। आपण कधी लहानपणापासून म्हणजे आज मी 54 वर्षाचा आहे, कधी मस्जिदीच्या आतमध्ये जाण्याचा प्रसंगच नाही आला। आज या निमित्तानं जेवायला आलो, वजूखाना कुठे असतो, इमामरा म्हणजे काय आहे आणि कशा पद्धतीने उभे राहतात, आमच्यासमोर असते, नमाज वगैरे सगळी झाली आणि त्या एकेका स्टेपचं महत्त्व काय आहे हे पण या निमित्तानं कळलं। रोजा कशासाठी ठेवला जातो? देवाच्या सान्निध्याकडं, देवाच्या दिशेनं जाण्याचा तो एक मार्ग आहे। या पद्धतीनं रोजा, झकात या सगळ्या गोष्टींचं महत्त्व आम्हाला या निमित्तानं समजलं असं मला वाटतं। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ विचारक एवं जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के अध्यक्ष ने वाजिद कादरी की। कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों ने सभी धर्मों की समानता का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में शहर के सभी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और पत्रकार शामिल हुए। अमरावती से अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज़। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मेलघाट टाइगर परियोजना विभाग और शिव स्फूर्ति प्रोसेसिंग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में अमरावती जिले के चिकलदरा में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन पर ग्रामीणों का मार्गदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में वनरक्षक दिनेश वाड़के, शिव स्फूर्ति प्रोसेसिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील भालेरा, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एसपी वानखेड़े और सिपना कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर विजय मंगड़े मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान डॉक्टर विजय मंगड़े ने मधुमक्खी पालन के संबंध में किसानों का मार्गदर्शन करते हुए मधुमक्खी पालन से होने वाले फायदे के बारे में बताए। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एसपी वानखेड़े ने चिखलदरा के आजसरी शाहपुर गांव को प्रस्तावित मधुमक्खी पालन गांव के दृष्टिकोण से ग्रामीणों से सहकार्य की अपील की है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के 5 गांव को मधुमक्खी पालन और इससे रोजगार निर्मित के लिए 5 गांव का चयन किया जाने वाला है। इसके लिए निर्धारित शर्त को पूरा करते हुए पर्यटन और आदिवासी क्षेत्र के विकास के दृष्टि से अमरावती विभाग के आमजरी गांव का चयन करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी पवनीत कौर द्वारा भेजे जाने के बारे में मधुमक्खी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार शनिवार को बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा का दौरा किए। इस दौरान उन्होंने राजवाड़ा रंगमहाल नीलकंठेश्वर मंदिर परिसर का निरीक्षण कर पूरी जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री के इस दौरे की वजह से अधिकारी भी काफी अलर्ट दिखे। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार शनिवार को सिंदखेड़ राजा का दौरा किए। इस दौरान वो जिजाऊ माता के जन्मस्थल राजे लखुजी जाधव के राजवाड़ा में भेंट दिए और राष्ट्रमाता जिजाऊ की प्रतिमा का दर्शन किए। साथ ही सिंदखेड़ राजा में अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भी जायजा लिए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जिजासू सृष्टि में जाकर राजमाता जिजाऊ की भव्य प्रतिमा का भी निरीक्षण किया। साथ ही पुरातत्व विभाग द्वारा किए कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कुछ कार्यों पर नाराजगी भी जताई।
उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बुल्ढाना जिले के दौरे पर है। उनके इस दौरे के मद्देनजर खास तैयारियां भी की गई हैं। उप मुख्यमंत्री की सुविधा के लिए सरकारी विश्राम गृह में विशेष रूप से 6 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री के एक रात ठहरने के लिए इतने रुपए खर्च किए जाने पर स्थानीय किसानों ने नाराजगी जताई है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बुल्ढाना जिले के दौरे पर है। सिंदखेड़ राजा जलगांव जामोद के बाद अजीत पवार शेगांव भी आने वाले हैं। शेगांव में वो सरकारी विश्राम गृह में ठहरेंगे, जिसके लिए पिछले कई दिनों से ही विशेष तैयारी की जा रही थी। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के विश्राम गृह में उनके एक रात ठहरने के लिए करीब 6 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जिस पर जिले के किसानों ने नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि बाजार में प्याज को सही मूल्य नहीं मिलने से किसान संकट में हैं और मंत्री जी केवल एक रात ठहरने के लिए 6 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कांद्याला कुठलाच हमी भाव नाही, त्याचं उत्पादन खर्चही शेतकऱ्यांना निघून नाही आला आणि जे नाफेडनं जे खरेदी लावली त्याच्यामध्ये पण मोठा भ्रष्टाचार आहे। त्याच्यावर शेतकरी प्रत्येक केंद्रावर लूट होऊन राहिली आणि नाफेडच्या मोजलेल्या हरभऱ्याचे पैसे वेळेवर भेटून नाही राहिले, याकडे कोणाच अधिकाऱ्याचं लक्ष नाही। आणि हे बाकी सर्व बाजूला राहू देऊन आणि सर्व अधिकाऱ्याचे लक्ष या अजितदादा दौऱ्याला लागलं आणि या रघुनगोटी एसी गिसी हे सर्व वेळेवर खर्च करायला लावला। म्हणजे शासनाचा पैसा हा त्या कांद्यावाल्याकडे जायला पाहिजे, तो न जाऊ देता हा रंगरंगोटीवर खर्च करायला लावला। हे अजिबात आम्हाला पटण्यासारखं नाही। पवार साहेबांना एवढं सांगायचं आहे की पवार साहेब तुम्ही आमच्या शेतकऱ्यांकडे लक्ष न देता तुम्ही हा लाखो करोडचा खर्च कशासाठी, हा खर्च जो आहे इथं साधी लाइटिंग नाही, एसी नाही, म्हणजे गरज कशासाठी आहे? ही एवढी लाइटिंग रंगोटी कशासाठी आहे? फक्त आपण येता म्हणून एवढं सजून टाकायचं आणि शेतकरी मेला तरी बेकार अशी गोष्ट आहे। दादांना मला सांगायचं आहे की दादा तुम्ही काही बुलढाणा जिल्ह्यावर काही उपकार करायला येत नाही आहे, तुम्ही तुमच्या पक्षाचं विस्तारीकरण करायला येत आहे, तुम्ही पक्षाच्या वाढीसाठी येत आहे। तुम्ही कोणताही कार्यक्रम नाही, तुम्ही सरकारी पैशाची उधळण करून सरकारी पैशाने तुम्ही इथे येत आहे आणि तुमचा पक्ष वाढवत आहात। तुम्हाला शेतकऱ्यांची काहीही घेणं देणं नहीं। अकोला जिले में पालक मंत्री पैदल रास्ता योजना अंतर्गत अकोट और तेल्हारा तहसील में 66 रास्तों का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अकोट के भाजपा विधायक प्रकाश भारसागले ने इन अधूरे कार्यों को तत्काल पूरा करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया। पालक मंत्री पैदल रास्ता योजना के तहत अकोला के अकोट और तेल्हारा तहसील में 66 रास्ते के कार्यों के लिए भूमि पूजन किया गया। इसके लिए खुदाई भी की गई, लेकिन उसके बाद सड़क का काम पूरा नहीं हुआ। इससे किसानों का खेतों तक जाना मुश्किल हो गया है। इसीलिए सड़क काम जल्द पूरा कराने की विधायक प्रकाश भारसागले ने इन अधूरे कार्यों को तत्काल पूरा करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में बाहर धरना दिया। इस दौरान भाजपा विधायक रणधीर सावरकर, विधायक गोवर्धन शर्मा, पूर्व महापौर विजय अग्रवाल, तेजराव पाटिल थोराट और प्रशांत कोकाटे ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रकाश भारसागले के आंदोलन का समर्थन किया और प्रशासन का विरोध किया। अकोट आणि तेल्हारा या दोन्ही तालुक्यामध्ये माननीय कलेक्टर यांच्या आदेशानुसार पांधन रस्त्याचे काम सुरू केले। अतिशय चांगली गोष्ट आहे। पांधन रस्ते शेतकऱ्यांच्या शेतीत जाण्याकरता आवश्यक आहे आणि आम्हाला खूप आनंद झाला होता की आता पांधन रस्त्याचं काम सुरुवात झालं। आता अशी परिस्थिती झाली की फक्त खोदून ठेवले, कोणत्याही पद्धतीचा त्याच्यावर कोणतं मुर्मीकरण नाही, खडीकरण नाही, कोणती ट्रीटमेंट नाही। तर माननीय कलेक्टर म्हणत की आपण 2 दिवसातच स्पेशल या विषयावर बसू, मीटिंग लावू। पण 10 दिवस झाल्यावरही मीटिंग लावली नाही, म्हणून आज मी त्यांच्याकडे आलो। तर मला प्राथमिक त्यांनी उत्तर दिलं की आपण पावसाळा झाल्यावर ते रस्ते करू। त्या कारणानं मी अतिशय नाराज झालो की हे आव्हान आहे आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे। मी मॅडमला विनवण्या केल्या की आपण 4 महिन्यानंतर हे काम करू शकत नाही। तुम्ही पावसाळ्याच्या तोंडावर कशाला खोदून ठेवले? जसे होते तसेच राहू द्यायचे असते, पण आता केले तर त्याच्यावर ट्रीटमेंट पूर्ण करा। सर्व पावर आपल्या हातीच आहे।
आणि तसे त्या एजन्सीला सूचना द्या, पण कोणत्याही पद्धतीच्या सूचना आताच्या वेळेपर्यंत त्यांनी दिल्या नाही. मला आश्वासन दिलं की आपण करू, एवढंच त्या बोलल्या. त्या आश्वासनावर मी अतिशय नाराज आहे. त्या आश्वासनावर मी अवलंबून राहू शकत नाही. त्या कारणानं हे रस्ते, पांधन रस्ते लवकरात लवकर शासनानं माननीय कलेक्टरांनी करावं अशी आमची आज मागणी आहे. म्हणून आम्ही या पायरीवर धरणे आंदोलनाला बसलो. बुल्ढाना जिले में बिजली विभाग की लापरवाही चर्चा का विषय बना हुआ है। बिजली की किल्लत के बावजूद बिजली की बर्बादी की जा रही है। खामगांव से शेगांव मार्ग पर जयपुर लांडे गांव में दिन के समय भी स्ट्रीट लाइट जल रहा है। शिकायत करने के बाद भी इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। करीब 1.5 से 2 साल पहले खामगांव तहसील के जयपुर लांडे गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। दिन में स्ट्रीट लाइट चालू रहने के कारण सरपंच ने संबंधित विभाग के पास शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया और स्ट्रीट लाइट दिन में शुरू है। इस बारे में पूछे जाने पर ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1.5 साल से गांव में स्ट्रीट लाइट 24 घंटे शुरू रहती है। ये स्ट्रीट लाइट तभी बंद होती है जब जयपुर लांडे में बिजली की आपूर्ति बाधित होती है या कुछ खराबी होने पर ही बंद होती है। जयपूर लांडे येथे 2 वर्ष अगोदर केबल वळण्यात दिले आहे गावातली 2 वर्ष झाले केबल वळलेला आहे. तर 24 तास रात्र दिवसा हे याच्यावर खांब्यावर लाईट आहेत हे चालू असतात. याचं बिल सर्व जे गावकरी मंडळी आहे तर सर्व प्रत्येक घरावर ते मीटर लागून त्याच्यावर बिल म्हणजे प्रत्येकाला जास्त येते. तर ज्यावेळेस आपण बिल नाही भरलं त्यावेळेस ते लाईन कट करायला येतात शेतकऱ्याची. म्हणजे तुम्ही बिल भरत नाही त्याच्या हिशोबाने ते लाईन तुमची कट करावं लागते. हे असं हे करतात. हे मीटर हे लाईट गावातले पूर्ण 24 तास चालू आहेत रात दिवसा. इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैन पावर की कमी के कारण गांव में काम नहीं हो पाया है, लेकिन जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। 2 वर्ष अगोदर अफोळमुक्त करण्यासाठी त्या गावात आम्ही एबी केबल टाकली होती. पूर्ण गावात ते टाकण्यात आली होती. त्याच्यात असं झालं होतं की माझ्या माहितीनुसार जसं 2 ते 3 गल्ली अशी आहे की तिथे स्ट्रीट लाईट कंडक्टर नसल्यामुळे तसं आम्ही ते अंधारात नाही ठेवला. ते लाईट तिथे चालू आहे अशी तक्रार तसा जे सरपंच जे आहे जयपूरचे त्यांच्याकडून पण मला माहिती मिळाली होती. आम्ही ते करायचा प्रयत्न केला पण आम्हाला थोडा एजन्सीचे माणसं वगैरे नाही मिळाल्यामुळे ते बाकी आहे. ठीक आहे, आपल्याकडून हे आज रोजी मला हे माहिती मिळाली. मी 2-3 दिवसात ते क्लिअर करायचा प्रयत्न करतो. हे जे काय आहे सरपंच सोबत बोलून ते करून देतो. न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।